हेलो व्यूअर्स, जिंदगी का साउंड ट्रैक और हम दोबारा से आपके साथ मौजूद हैं। और आज इतवार को जो हमारा स्पेशल फीचर होता है नया दौर की ऑडियंस के लिए, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग हैं, जरूर वो इस चैनल को देखेंगे। तो आज का हमने जो गाना चुना है वो है जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये एक बहुत ही मशहूर गाना है और 1981 का है। बहुत से लोग तो मेरे ख्याल से जो देख रहे होंगे शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने ये गाना सुन रखा होगा, क्योंकि जो अच्छे गीत हैं, अच्छी मौसीकी जो है वो हमेशा जिंदा रहती है। उसकी कोई उम्र नहीं होती है, बल्कि वो पुरानी शराब की तरह और भी अच्छी हो जाती है। तो मैं गुरमेहर से पहले कहूंगा कि वो इस गाने का थोड़ा सा इब्तिदाइया दें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़कर इस गाने पे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी गुरमेहर, ये गाना, इसकी ज़रा डिटेल दीजिए और फिर गा कर भी सुनाइए। जी, जी। रज़ा, तो फ़िल्म क्रांति, क्रांति यानी जैसा कि हम सब जानते हैं इनकलाब इसके मानी हुए। और फ़िल्म के हिदायतकार थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार साहब ने अदाकारी भी की इसमें, और इनका साथ निभाया हेमा मालिनी ने, दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान साहब ने, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, शशि कपूर, सारिका, प्रेम चोपड़ा, मल्टी स्टारर। 80 की दहाई में कई मल्टी स्टारर्स आई थी, उस वक्त रिवाज सा बन गया था मल्टी स्टारर्स का। तो मल्टी स्टारर फिल्म सलीम जावेद की लिखी हुई, लेकिन इसमें मनोज कुमार साहब का भी खासा दखल, उनका इनपुट था। और अही लूम्स ला जो वो तो फिल्म देखते ही पता पड़ता है कि उनका उनकी तासीर छाई हुई है इस फिल्म पे। और तो ये तो हुए लिखने वाले, हिदायतकार और अदाकार। और जो गीत मैंने चुना है, जिस गीत का इंतखाब किया, आपने अर्ज किया रजा साहब की, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, इसको लिखने वाले हैं संतोष आनंद, और गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने, और तरन्नुम में बांधा है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो ये और है इस गीत गुरमेहर का जो है लूबो वो लुबाब। व्यूअर्स दोनों का ही गाना जो है, दोनों के ही बोल जो हैं वो अदा करेंगी। सुनिए ज़रा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आज से अपना वादा रहा, आज से अपना वादा रहा। हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा। हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम। गम की दुनिया का
दर छोड़ कर जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जी, ज़बरदस्त गुरमेहर, ये तो आपने पहले भी सुनाया हुआ है हमें, लेकिन इस बार आपने बड़ी मेहनत करके इसको और भी 4 चाँद लगाए हैं। मेरे ख़्याल से गाना ही ज़बरदस्त है और आई एम श्योर आपको ये गाना बड़े दिल से आपने गाया है। तो पहले तो ये बताएँ कि ज़िंदगी का साउंड ट्रैक कैसे बन गया? ज़िंदगी जी, का जी, गीत जी, जी, कैसे हुआ? रज़ा बिल्कुल उस पे आते हैं। एक बात मैं और जोड़ना चाह रही थी इस फ़िल्म के बारे में, क्रांति के बारे में, क्योंकि जैसा कि आपने फ़रमाया, ज़्यादातर नाज़रीन जो होंगे वो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे जब ये फ़िल्म आई। तो क्रांति जो है 1981 की फ़िल्म, ये बहुत बड़ा साल था बॉलीवुड में, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये वो दौर था जब राजेश खन्ना साहब का तख्ता पलट गया था, उनका तख्ता पलट गया था और बच्चन साहब की ताजपोशी हो चुकी थी। तो बच्चन साहब की 3 बड़ी फ़िल्में इस साल आई थी, नसीब, लावारिस, सिलसिला। तो सिलसिला बहुत कामयाब नहीं रही, लेकिन हाई प्रोफाइल फ़िल्म थी। नसीब और लावारिस बड़ी कामयाब फ़िल्में थी, एक दूजे के लिए सुपर हिट फ़िल्म। और उसी साल में क्रांति आई थी और क्रांति ने इन सबको पीछे छोड़ दिया, इन सबको पछाड़ दिया। तो अगर इफ वी अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन, तो ये हिंदी सिनेमा की, बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स में से, बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी का जहां तक सवाल है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स में इसका शुमार होता है। तो इसको उस तनाजुर में भी देखा जाना चाहिए। जाहिर है हम इस पे तनकीदी निगाह भी डालेंगे, लेकिन इस तनाजुर में भी उसको देखा जाना चाहिए। और मुझे क्यों पसंद है रज़ा, लिरिक्स हमेशा, मतलब धुन तो है ही, सुरीला गीत है, मेलोडियस है, लेकिन अलावा इसकी जो इसके अल्फाज हैं, मेरे दिल में घर कर गए। क्योंकि एक जगह जहाँ पे कहा गया है कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, वो बात तो है ही, लेकिन अलावा उसके जो ये बात जो कही गई है ना कि हंसमुख होना अच्छी बात है, खुशमिजाज होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में कभी कभी हसास भी होना पड़ता है। तो वो जो कहा गया है कि उन आंखों का हंसना भी क्या, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। तो खुश मिजाज होना अच्छी बात है, बट लाइफ इज नॉट ऑलवेज हा हा ही। कभी कभी हसास भी होना चाहिए। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। और अलावा इसके फिर आगे जाके जो वो कहते हैं, दिस हैज दिस एंथम लाइक क्वालिटी व्हिच वाज रियली वेरी मोमेंटस फॉर मी। और मैं एक बात आपको और बताती चलूं रजा, क्योंकि जिंदगी का साउंड ट्रैक है शो का नाम, तो किस तरह से ये गीत मेरे साथ जुड़ता है। आप सोचिए कि मैंने ये फ़िल्म कई साल बाद देखी, इसकी रिलीज़ होने के कई साल बाद देखी, क्योंकि जब रिलीज़ हुई तब मैं बहुत छोटी थी। तो तब मेरा उर्दू से इश्क शुरू हो ही रहा था। और हालाँकि उर्दू आप पाकिस्तान की भी ज़बान है, हमारे हिंदुस्तान की भी ज़बान है, दोनों की साझी ज़बान है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में एक तरह की सियासत खेली गई ज़बान के हवाले से, तो मैं स्कूल में बाकायदा तालीम नहीं हासिल कर पाई इस ज़बान में। तो हिंदी में जो हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, उसमें उर्दू के अल्फ़ाज़ होते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं और उर्दू के अल्फाज सीखूं और मेरी जो हिंदी है उसमें उर्दू की तासीर सी छाई रहे। तो वो हमने यारी दोस्ती में सीखी, इश्क आशिकी में सीखी, किताबें पढ़ के सीखी, और फिल्मी गीत और पाकिस्तानी ड्रामों से सीखी। तो ये गीत ऐसा था, इसमें had this momentous quality, and especially where they go कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं, ये टूट मेरा फेवरेट जाएगी हर बंद हथकड़ी, है प्यार इस कर ले गाने में, घड़ी दो बाय घड़ी। द वे। तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ लाइक sort of like जिंदगी का साउंड ट्रैक, तब से ये बन गया मेरा। बिल्कुल। जी तो ये देखिए ना इसमें, और जो इसका पहला वाला वो है स्टैन्ज़ा या बंद जिसे कहते हैं, जी वो भी बहुत मानी खेज है। गुरमेहर के जो सबसे पहले आपने भी इसको गाया कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, जी प्यार की एक घड़ी है बड़ी। तो जी जी। देखिए ना वो एक बहुत ही अहम जीने नुक्ता, मरने, और आगे जाके जीने मरने की किसको पड़ी। जीने मरने की किसको पड़ी। देखिए ना ये नुक्ता बड़ा अहम है। उसकी वजह ये है कि हम, जी जिंदगी तो वैसी छोटी मुख्तसर होती है और उसमें जो मोहब्बत की घड़ियां होती हैं वो कम ही होती हैं, और कभी कभी होती हैं। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी बहुत ज्यादा स्पैन वाइड होता है। नहीं तो वो आम जिंदगियों में वो चंद लम्हे, चंद घड़ियां ही होती हैं। इस लम्हे से मुझे लम्हे फिल्म भी याद आई। वो भी जी कभी आप जरा उसका भी कुछ तैयारी कीजिएगा, वो भी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक जी है। जी 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 तो वो देखिए कि वो जो प्यार की हर एक घड़ी है बड़ी, जी एक एक घड़ी जो है वो ही काफी है, और वो एक जिंदगी के ऊपर जो है वो भारी है।
बिल्कुल, लंबी बेशक। उम्र भी हो और अगर उसमें मोहब्बत ना हो, तो फिर मेरे ख़्याल से उस उम्र का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। इंसान कह तो लेता है, एक वैनिटी होती है कि हम जी रहे हैं, ज़िंदा हैं, सांस आ रही है, मगर ज़िंदगी के मानी जो हैं वो मोहब्बत जी, ही हैं। जी। लेकिन ये इस फ़िल्म को चूँकि आपने तो उसको उसकी रोमांटिक साइड वो बयान की है, लेकिन फ़िल्म तो ये बड़ी थी ब्रिटिश इंडिया की थी कि जो जी, हिंदुस्तान की स्ट्रगल थी। हिंदुस्तानियों के उसमें हम पाकिस्तानी भी शामिल थे कि जब एंटी राज ये तो 19th सेंचुरी में जी, जिस तरह से फ़िल्म में इसके वाक़यात थे कि किस तरह से खैर फ़िल्में होती हैं, एक्ज़ैजरेटेड होती हैं बॉलीवुड जी। की। जंग-ए-आज़ादी का एक बड़ा ड्रामेटाइज़्ड फ्लैम्बॉयंट सा तर्जुमा है ये। जी। और जी, 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 उसी पे बिल्कुल, हम तो बात कर रहे थे। जी। हाँ, तो उसी का वो एक है और हिस्टोरिकल इस तरह की फ़िल्में बनी हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये फ़िल्म मनोज कुमार ने शायद डायरेक्ट भी की थी, प्रोड्यूस भी की थी, तो जी, उन्हीं की एक जी, काविश थी। जी। मैं ज़ाती तौर पे बताऊँ तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी ये फ़िल्म क्योंकि हुँ। थोड़ी-सी कैरिकेचर टाइप के जी, जी, गाने वही हम बात बहुत कर रहे थे कि कॉलोनियलिज़्म पे तनकीद करना मुनासिब है, सरमायादारी निज़ाम पे भी आप तनकीद कर लें, लेकिन ज़ाती तौर पे हर अंग्रेज़ को बिल्कुल ही अफ़लातून बना देना, बिल्कुल ही कैरिकेचराइज़ कर देना कि वो इस तरह से बात कर रहे हैं, "यू ब्लडी इंडियन, तुम पानी लाओ, तुम ये करो, तुम जाओ।" मतलब तो मतलब जिसे कहते वो हैं। कौन-सा आप लोगों ने एक गोरा एक्टर भी र रखा हुआ है ना जिसको हर इंडियन फ़िल्म में अंग्रेज़ दिखाया जी, जी, जाता जी, है। अब तो वो गुज़र गए, टॉम ऑल्टर वो हाँ, और हाँ, हर हाँ, फ़िल्म में बिल्कुल होते गुज़र थे। गए जी, जी। बेचारे, बेचारे जी, जी, हाँ, टॉम मैं ऑल्टर और क बाज़ दफ़ा अब तो हमारे पास अंग्रेज़ से मुराद आई एम यूज़िंग अंग्रेज़ एज़ अ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट हैंड फॉर गोरा लोग, फॉर व्हाइट फ़ोक लेकिन अब तो मसला नहीं होता बम्बई में, कोलाबा में घूम रहे होते हैं कई सारे वेस्टर्न टूरिस्ट, तो मसला नहीं होता ईस्ट यूरोपियन हमारे बैकअप डांसर्स भी हैं सारी सब अब मसला नहीं है, लेकिन उस दौर में अंग्रेज़ फ़नकारों को लाना छोटे किरदारों के लिए भी, छोटे रोल्स के लिए भी मसला होता था। तो हमारे यहाँ जो रिलेटिवली लाइट स्किन्ड इंडियंस होते थे, जो हिंदुस्तानी थोड़े गोरे होते थे, उनको मतलब वो ब्लॉन्ड विग भी कभी-कभी नहीं होता था, कभी-कभी वो मेहंदी वाला जो विग होता है ना, हिना वाला विग लगा के और जो थोड़े गोरे हिंदुस्तानी होते थे, उनको अंग्रेज बना दिया जाता था। तो तो बिल्कुल ही देखो ना मतलब नाकाबिले यकीन मतलब इस तरह का हाँ, लगता था। बिल्कुल, तो फ़िल्मों में और हमारी देखो ना ये बड़ी एक हिपोक्रेसी है, वैसे मैं आपको बताऊँ गुरमेहर के हुँ। फ़िल्मों में, प्लेज़ में, राइटिंग्स में बड़े हम वो बनते हैं देशभक्ति, हम जी, जी। अंग्रेज़ों का साथ देके लेकिन गोरे रंग पर पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान मरता है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगा-लगा के ब्लीच उसकी तिजारत बहुत रही है हमारे बीच उसकी तिजारत रही है। जी। केमिकल्स जी, केमिकल जी। से भरपूर वो एक क्रीम है। जी, मेरे जी। ख़्याल से टॉक्सिक क्रीम है और वो करोड़ों अरबों उसकी ट्यूब्स बिकती हैं। जी, तो जी। वो ज़हन में एक कॉलोनियल हैंगओवर भी है। जी, जी। गोरे हमें आप देखें ना गोरे हमारे मुल्क के बारे में लिखें तो हम उसको बड़ा वैल्यू करते हैं। ओह जी! किताब आई है, फलाने ने लिखी है, वो व्हाइट ऑथर है या व्हाइट फ़िल्म जी, मेकर जी। है या जी, व्हाइट जी। एक्टर है या व्हाइट सिंगर है। तो हुँ। वो ये भी एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट जो बात है हमारी हमारी कॉलोनाइज़्ड ज़हनियत है वो अब भी काफ़ी हद तक है। जी, वो बेशक वो चले गए हों लेकिन ज़हनियत अब भी हमारी बिल्कुल, कॉलोनाइज़्ड वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ तो चला गया, एक मुहावरा होता था, मेरे है। दोस्त जी। कहा करता था कि अंग्रेज़ तो चला गया, अपने कुत्ते छोड़ गया। तो वो जी, जी, ये हमारे हमारे यहाँ भी कहा ज़हन में जाता है, हमारे यहाँ भी कहा हमारे जाता ज़हन है। में जी। कॉम्प्लेक्स छोड़ गए हैं जी, जी, और वो बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स चाहे देखें ना इंडिया में थोड़ा-सा फ़र्क है क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा नॉर्थ और साउथ के दरमियान बोली जाती है। पाकिस्तान में तो इंग्लिश तो पूरा एक क्लास का सिंबल है। जी, जी। छोटी-सी एक आबादी है जो अंग्रेज़ी बोलती है, जी। बाकी आबादी नहीं बोलती या बोलना चाहती है, तो अंग्रेज़ी बोल-चाल के आपको कोर्सेज़ दिखाई देंगे। हुँ, हुँ। अंग्रेज़ी अगर आपको आती हो लिखनी, बोलनी तो नौकरी मिल जाएगी। स्टेटस आपका उससे डिटरमिन होता है, आपके जी, किस हद तक आप अहम हैं, गैर अहम हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेटली हमारे जो ज़हन हैं वो कॉलोनाइज़्ड हैं। जी, जी। और मैं सिर्फ़ हमारे से मुराद पाकिस्तान और इंडिया में दोनों की बात कर रहा हूँ, बल्कि श्रीलंका को भी मैं डालूँगा, बांग्लादेश को भी डालूँगा। जी, जी। कॉलोनियल हैंगओवर वो इस तरह से और वो हमारी पॉलिटिक्स, हमारे समाज, हमारे कल्चर, हुँ, हमारी जो खुद को हम देखते हैं, खुद को जिस तरह से आप देखें ना हम अपना जब मज़ाक उड़ाते कहते हैं देखो जी, हम तो हैं ही ऐसे, हम तो हैं ही वैसे। जी, जी। हाँ, हमारे यहाँ तो लुकिंग डाउन अपने आप को नीचा कमतर देखना हम उनकी सोच से सोचते हैं। जी, जी, जी। हालाँकि अगर देखा जाए तो हमारी सिविलाइज़ेशंस जो हैं कई हज़ारों साल पुरानी है यूरोपियन से। जी, अभी जी। ये लोग गारों में रहते थे और हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइज़ेशन थी मतलब ये थे ही बेशक, शायद उस बेशक। वक़्त या होंगे तो कहीं हंटर गैदरर्स होंगे। तो हमारे तो और हमारी जो पूरी हिस्ट्री है दोनों मुल्कों की और हमारी हेरिटेज जो है,
वो अनबीटेबल है। एनीवे कमिंग बैक जी, टू द सॉन्ग, हमारी बात कहीं से तो जी, लता की गायकी जो है जी, वो जी, भी इसका एक बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि हम जी, जी, पिछले प्रोग्राम में लता और आशा का की बातें कर रहे थे। इस जी, गाने जी, में तो लता ने बहुत ही ज़बरदस्त गाया हुआ है मेरे ख़्याल बिल्कुल, से। बिल्कुल। नितिन मुकेश का मैं ज़्यादा नहीं ब आप शायद बेहतर जानती होंगी, मैं उनके बारे में इतना फ़ैमिलियर नहीं हूँ, मैं सुनी हुई हैं उनकी चीज़ें। जी, नितिन मुकेश का जैसा कि हम एक बार बात भी कर रहे थे कि मुकेश आम तौर पे मनोज कुमार के गाने गाया करते थे, उनके प्लेबैक सिंगर मुकेश थे आम तौर पे। तो जब तक क्रांति आई तब तक तो मुकेश साहब गुज़र चुके थे। तो मनोज कुमार साहब ने एक बड़ा क्रिएटिव गैम्बल किया, एक क्रिएटिव रिस्क ली, लेकिन वो कामयाब तजुर्बा साबित हुआ और उन्होंने मुकेश जी के साहबज़ादे नितिन मुकेश को गाने का काम दिया अपने लिए। और ये गाना उन्हीं ने गाया और इस तरह से अब हमारे ज़हन-ओ-दिल में रच बस गया है कि हम उन्हीं की आवाज़ में इस गाने का तसव्वुर अब करते हैं क्योंकि उनकी बड़ी ख़ास अलग-सी यूनिक सी आवाज़ है। बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल यूनिक सी है। और मनोज कुमार के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मैं मनोज कुमार भी मेरे फ़ेवरेट नहीं है। मेरी हुँ, इस फ़िल्म में फ़ेवरेट थी हेमा मालिनी और परवीन भाभी। हुँ, आई हुँ। विल और दिलीप जी ऑफ़ कोर्स, जी, जी, वो भी जी। एक रोल में थे। तो मनोज के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि जी, मेरे जी, तो मनोज कुमार को तो उनको मिस्टर भारत, भारत कुमार भी कहा जाता था। उन्होंने अपना एक वो करियरिस्ट बन गए थे, वो करियरिस्ट पैट्रियट बन गए थे ऑन स्क्रीन तकरीबन। तो कई ऐसी उन्होंने फ़िल्में बनाई, पूरब और पश्चिम और ये सब। तो एक बात कहनी पड़ेगी इन हिज़ फ़ेवर कि उनकी फ़िल्में कभी इस्लामोफ़ोबिक तो नहीं होती थी। मतलब हर फ़िल्म में एक मुस्बत और एक पॉज़िटिव मुस्लिम किरदार और उसको स्क्रीन टाइम भी मिलता था। ये नहीं कि सिर्फ़ टोकनिज़्म जैसे शत्रुघ्न सिन्हा थे क्रांति में। तो आज जैसा नहीं था कि इस्लामोफोबिक फ़िल्में बन रही हैं। हुब्बुल वतनी के नाम पे आप इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, ऐसा नहीं था इनकी फ़िल्मों में। लेकिन वही मैंने कहा कि वो एक थोड़ी ख़वातीन को लेकर भी थोड़ी दकियानूसी सोच और अंग्रेज़ों को भी बिल्कुल एक थोड़ी पेंडू ज़बान उनके लिए इस्तेमाल करना कि गोरे ये, गोरे वो और उनको भी थोड़ा अफ़लातून अंदाज़ में दिखाना बनिस्बत इसके कि आप कोलोनियलिज़्म पे तनकीद करें और ये सब करें, वो सब था लेकिन थोड़ा बड़ा एक बड़े बुनियादी तौर पे उसको दिखाया जाता था, वो बारीकियाँ उनकी फ़िल्मों में नहीं होती थी। जी, इस देखिए वो वजह से तो मैं कभी उनकी फ़िल्मों को इतना नहीं इतनी फ़िल्में उनकी फ़िल्में मुझे इतनी रास नहीं आई। लेकिन गाने बाज़ बड़े अच्छे हैं उनकी फ़िल्मों में। गाने तो अच्छे हैं। जी, ये जो आपने कहा ना कि वो नेशनलिज़्म का उन्होंने पहले देखिए, बात ये कि ये इस्लामोफ़ोबिया या मुसलमानों को दुश्मन दिखाना, ये तो होता ही नहीं था। ये अगले वक़्तों में तो था ही नहीं, क्योंकि आप अगर देख लें, हमारी हिस्ट्री देख लें, अंग्रेज़ों से पहले जो है, आपको कोई कम्युनल राइट्स भी नहीं नज़र आएँगे, दंगे भी नहीं, जो फ़साद हम समझते हैं ना, कहीं न कहीं जी, तो जी। रिकॉर्ड होता है ना फ़ोक शायरी में, हिस्ट्री में, आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देते। हाँ, औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में टेंशन थी जी, और वो भी जो है वो हकीकत में थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेटेड है, उसको ज़्यादा माइथोलॉजाइज़ कर लिया गया है। ये अंग्रेज़ों कॉलोनियलिज़्म का ये सारा दिया हुआ है, ये जो जी, जी। मज़हब के नाम डिवाइड पे। एंड रूल तो वो छुपाते भी नहीं थे, उनका स्टेटेड मौक़िफ़ मतलब एक मौक़िफ़ बिल्कुल, था उनका डिवाइड बिल्कुल। एंड रूल। जी। और इंडियन जो नेशनल स्ट्रगल थी, वो उसमें रिलिजन का रोल जो था वो बहुत कम था। वो गांधी जी ने उसको एक ईडीएम दिया था, लेकिन बाय एंड लार्ज वो एक सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया की, एक जी। और वो सेक्युलर जो विज़न। मज़हबी मतलब तनाज़ुर में पेश किया भी था या उसको लेके वो आए भी थे, उसमें ये नहीं था कि कोई मज़हब आगे है, कोई पीछे है, उसमें सबको साथ लेके चलने की बात थी। हाँ, सबको साथ दो। ये जो आप इस्लामोफ़ोबिया वगैरह की बातें की, ये तो नई बातें हैं, ये तो रीसेंट बातें जी, हैं जो कि जी। बड़ी अनफॉर्च्यूनेट है दुनिया में। और किसी भी स तरह से ये हमने तो पाकिस्तान में तो उसको भुगता है कि मज़हब को जब मिक्स कर लेते हैं नेशनलिज़्म के साथ, तो अब इंडिया में भी यही हो रहा है। और मेरे ख़्याल से यही बात है कि बार-बार ये बात दोहरानी चाहिए कि हम लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन जी। बन चुके हैं अनफॉर्च्यूनेटली। और अब उससे कैसे निकला जाए, आगे क्या राह है, वो और मेरे किस ख़्याल तरह से। से एक-दूसरे के वजूद को तस्लीम करते हुए, अब ज़्यादा तारीख में भी ना जाएँ कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो क्यों हुआ, एक-दूसरे के वजूद को तस्लीम करते हुए दोस्ताना अंदाज़ में आगे बढ़ें। हाँ, आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल। जी, और विलेन्स नहीं क्रिएट करने चाहिए ना, तो ये विलेन्स जब आप और यही फ़र्क है पैट्रियोटिज़्म और नेशनलिज़्म में। जी, जी। पैट्रियोटिज़्म अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपनी लोगों से मोहब्बत होती है। जो कि बड़ी नेशनलिज़्म कुदरती बात है, अगर आप लाहौर के हैं, मैं दिल्ली की हूँ, तो जहाँ हम पले-बड़े हैं, उस जगह जहाँ से हमारी वाबस्तगी है, उस जगह से लगाव होना बड़ी कुदरती बात है। और अगर हम बिल्कुल, चाहते हैं कि हमें कुछ मिला है, हमने थोड़ा बहुत अगर कुछ हासिल किया है एंड वी वांट टू गिव बैक,
वो जो गिव बैक का जज्बा है कि हम कुछ वापस भी देना चाहते हैं अपनी सरजमीन को, वो बड़ा कुदरती जज्बा है और वो बेलौस जज्बा है। जी, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करने के लिए मुझे कोई दुश्मन चाहिए या पाकिस्तान से मोहब्बत जताने के लिए मुझे किसी और से दुश्मनी करनी पड़ेगी, तो तब मसले पैदा होते बिल्कुल हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ और दुश्मनी भी करनी पड़ेगी और सुपीरियॉरिटी भी। नेशनलिज्म का मसला ये ना आप देखें कि सोशल मीडिया पे अभी ये लोग जो देख रहे हैं, आई एम श्योर कमेंट्स भी आएँगे, वही होता है कि हम आपसे बेहतर हैं, आप हमसे बुरे हैं। जी, दोनों जी। साइड जो है ना वो ये करती रहती है, ख़ुसूसन चूँकि इंडिया बड़ा मुल्क है, ट्रोल ज़्यादा है, पाकिस्तान जी, जी, 8 गुना बिल्कुल। छोटा है, 8 गुना कम नहीं, ये ट्रोल्स हैं। बुखार भी हिंदुस्तान में इस वक़्त ज़्यादा है, कहना हाँ, उधर पड़ेगा। भी है लेकिन वो बस जी। ये होता है कि आपके यहाँ ऐसे होता है, आपके यहाँ तालीम नहीं, आपके हालाँकि हकीकत ये है, दोनों मुल्कों के मसले जो हैं गुर्बत का हो या आम लोगों की ज़िंदगियाँ हों, वो एक ही जैसे हैं। लेकिन अब चलिए हम सियासत पे नहीं ज़्यादा बात करते जी, जी। और थैंक यू गुरमेहर फॉर जॉइनिंग और आई होप कि नेक्स्ट वीक जो है, हम दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए एक और गाना सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे कि वो ज़िंदगी का साउंड ट्रैक क्यों है और क्यों कर बना। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़, रब राखा एज़ यू से। रब राखा जी, रब राखा।